स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। हमारा खास सेगमेंट सीधे आपसे जुड़ा हुआ, क्योंकि ये पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम है, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हुए। आज का मुद्दा है जो दालों की कीमतें हैं, जो दालों का प्रोडक्शन है, उसकी स्थिति क्या है और वो किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने जा रहा है। बहुत ही आसान है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो #इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए। और आज के प्रोग्राम में जो आपका सवाल है वो पल्सेस के प्रोडक्शन और जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं उससे जुड़ा होना चाहिए। डॉक्टर PK जोशी जो कि डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप जीमेल के जरिए भी जुड़ना चाहते हैं तो economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल ID है, उस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इकॉनमी टुडे की। और इससे पहले कि इस चर्चा की शुरुआत करें और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, कल प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश में इस साल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों की प्रशंसा की है। खासतौर पर जो दालों का उत्पादन हुआ है उसको लेकर के उन्होंने खुशी जताई है और बधाई दी है देश के किसानों को। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस साल रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों का शुक्रिया अदा किया। खेतों में इस बार फसल ऐसी लहराई है, हर रोज लगने लगा जैसे पोंगल और बैसाखी आज ही मनाई है। इस वर्ष देश में लगभग 2700 लाख टन से भी ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। हमारे किसानों के नाम जो आखिरी रिकॉर्ड अंकित हुआ था उससे भी ये 8% ज्यादा है। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व सिद्धि है। मैं विशेष रूप से देश के किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत में पारंपरिक फसलों के अलावा दाल का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने दालों के अधिक उत्पादन की अपील का अनुकरण करने के लिए किसानों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये किसानों की राष्ट्र के प्रति सेवा को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि मेरे देश के किसानों ने गरीबों की आवाज सुनी और करीब करीब 290 लाख हेक्टेयर धरती पे भिन्न भिन्न दालों की खेती की। ये सिर्फ दाल का उत्पादन नहीं है, किसानों के द्वारा हुई मेरे देश के गरीबों की सबसे बड़ी सेवा है। मेरी एक प्रार्थना को, मेरी एक विनती को मेरे देश के किसानों ने जिस प्रकार से सर आंखों पर बिठा करके मेहनत की और दालों का रिकॉर्ड उत्पादन किया, इसके लिए मेरे किसान भाई बहन विशेष धन्यवाद के अधिकारी हैं। दालों और गैर पारंपरिक फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन गरीबों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जोशी, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने एक तरह से आह्वान किया था जब दालों की कीमतें लगातार बढ़ने लगीं कि प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और किसानों को कोशिश करनी चाहिए प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की। क्या उसका असर दिखा है और जो उत्पादन की स्थिति है इस वक्त वो किस तरह से दिख रही है आपको? देखिए, ये बड़ी अच्छी खबर है कि दालों का उत्पादन इस साल बम्पर हुआ है। लगभग 22 मिलियन टन दालों का प्रोडक्शन हुआ है और पिछले साल 15-16 मिलियन टन पे अटक गया था। प्राइसेस वर स्काई रॉकेटिंग दैट टाइम। इसके 3 मुख्य उद्देश्य रीजन थे। तो पहला जो कारण रहा, इस साल मॉनसून बहुत बढ़िया रहा, रेनफॉल। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश वर्षा पे निर्भर करता है एग्रीकल्चर में। तो बारिश हमारी बहुत अच्छी रही और सबसे अच्छी बात ये रही कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहा बरसात का। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में बहुत ज़्यादा हो गई, कम हो गई, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो पहला ये कारण था। और पल्सेज जो हैं ज़्यादातर रेनफेड एरिया में होती हैं। तो जब बढ़िया रेनफॉल होती है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है, तो पल्सेज का प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। ये पहला एक मुद्दा है। दूसरा जो था, पिछले साल प्राइसेज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे तो किसानों ने अच्छे बरसात से इसको रिस्पॉन्ड किया। एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स उन्होंने इस फसल पल्सेज के लिए रिस्पॉन्ड किया, तो प्राइसेस को देखते हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तीसरा था कि सरकार के प्रयास बहुत थे, क्योंकि ग्लोबल
में ग्लोबल मार्केट में पल्सेज बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। जी जी। तो सरकार ने बहुत कोशिश करी थी कि हम पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाएं, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए थे, किसानों को सेंसिटाइज किया था, बीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिमॉन्स्ट्रेशन किए थे। उसकी वजह से हमारा ये प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ पिछले साल। तो मैं ये कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मैसेज दिया था जी। उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ पल्स प्रोडक्शन बढ़ाने में। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो हमारी डिमांड है वो उसको क्या हम अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? क्या उतनी डिमांड है और क्या हम जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बन सकते हैं दालों के उत्पादन में? दालों का बड़ा अच्छा एक बड़ा बढ़िया सिलसिला है कि दाल देखिए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी इतना ज़्यादा मीट नहीं खाते जो डेवलप वर्ल्ड या बड़े विकसित देश हैं या अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ हैं। तो हमारे लिए दाल इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न कैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम देखते हैं कि पल्सेस का पर कैपिटा कंजम्पशन घट रहा है। पर कैपिटा कंजम्पशन, ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पल्सेज में ये हो रहा है कि जो स्नैक फूड है, वैल्यू एडेड पल्स प्रोडक्ट हैं, उस पे करीब लगभग 20 से 25% जो है पल्स उधर जा रहा है। स्नैक्स हैं जैसे आपकी दाल मोट खाते हो आप, शाम को दाल मोट खाते हैं, अलग अलग तरह के जो पकवान बनने लगे हैं जो नए नए फूड या बेसन से बने हुए नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनका डिमांड उस तरह को डाइवर्ट हो रहा है, इंडस्ट्री की ओर डाइवर्ट हो रहा है। तो जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, सेमी मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उस ओर दालों का प्रोसेसिंग में ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। लगभग समझ लीजिए 20 से 25% डिमांड उधर जा रही है, जो बहुत अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे एक अच्छी स्टडी करानी चाहिए कि एक्चुअल में डिमांड क्या है, कि फूड में क्या है, प्रोसेस कमोडिटीज़ में क्या है, और हम किस तरह से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आगे जाते हुए सर अगर समझना चाहें कि रिसर्च के लिहाज से या फिर प्रोडक्शन को और बढ़ावा देने के लिए, और जो मेरा पहला सवाल था कि क्या वाकई हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, उस दिशा में हम कहाँ आत्मनिर्भर तो हम बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमको लगभग 5 से 6 मिलियन टन का कमी है हमारे कम। आने वाले टाइम में हो सकता है ये बढ़े, 2020 और 2000 के बाद शायद और बढ़ से हमारी डिमांड, अगर हम अच्छी तरह से ध्यान न दें। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम एरिया भी हमारे पास ऐसा है जहाँ पे दालों को लगाया जा सकता है, बहुत एरिया ऐसा खाली है जहाँ पे हम दाल लगा सकते हैं। दूसरा जो है प्रोडक्टिविटी गैप्स हैं, हमारी जो यील्ड्स हैं वो दालों की बहुत कम है एज कम्पेयर टू ग्लोबल पल्सेस, ग्लोबल कंपैरिजन। तो दाल मान लीजिए आपका अरहर है लेस देन 1 टन, लगभग सभी दालों का 1 टन से नीचे का उत्पादन है। और जबकि रिसर्च में हम अगर देखते हैं तो 1.6 और 2 टन तक हमारे को वैरायटीज़ या मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। अच्छा। तो हमको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक तो हमें एरिया को बढ़ाना होगा, दूसरा अच्छी जो वैरायटीज़ डेवलप हुई है रिसर्च सिस्टम में वो किसान तक नहीं पहुंच रही हैं, उसको हमें किसान तक पहुंचाना है। तीसरा जो है पल्सेज में है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किस समय बोना है, उसको ट्रीट करना है सही तरीके से जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसको हमें ध्यान में देना है। ये हम करें अगर, तो मेरे ख्याल से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जो एक बड़ा एरिया है जिसको हम हमेशा कहते हैं राइस फैलो सिस्टम, ईस्टर्न इंडिया में वो 13 मिलियन हेक्टेयर है राइस फैलो सिस्टम। राइस के बाद पूरा ईस्टर्न इंडिया में राइस के बाद कुछ नहीं बोया था, खाली रहती हूँ ज़मीनें। तो वो एरिया जो है पंजाब और हरियाणा का जो नेट सोन एरिया है उससे भी कहीं ज़्यादा है वो। उस एरिया को हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। उस एरिया में हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लैंड डेवलपमेंट, इरिगेशन डेवलपमेंट, थोड़ा लैंड रिफॉर्म इस तरह का अगर होने लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि उस एरिया में दालें ज़रूर प्रवेश कर पाएंगी, क्योंकि वो दालों के लिए बहुत उपयुक्त एरिया है। तीसरा मैं ये कहूँगा कि दालों के लिए हमको कुछ किसानों को जोड़ना पड़ेगा, एग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि दालों का जो प्रोडक्शन है बहुत कम है और किसानों की जोत बहुत कम है। लेस देन 1 हेक्टेयर ज़मीन है एवरेज फार्मर की, और कुछ स्टेट्स में तो वो 0.5 हेक्टेयर से भी नीचे ज़मीनें हैं। तो उनका जो प्रोडक्शन है या मार्केटेबल सरप्लस है इतना कम हो जाता है कि उनको उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर किसान ग्रुप में बोएं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर ग्रुप में बोएं और फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग करें
तो मैं जरूर समझता हूँ कि किसान को भी फायदा होगा और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा भी। वैल्यू एडिशंस पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। Absolutely. Dr. Joshi, another thing. Now, we are talking about certain, bright figures of higher production levels and also the, higher, huge amount of buffer stocks as well, based on the domestic procurement and also the imports as well of pulses. But then when we talk about the situation at the ground level, what are the benefits the farmers are getting at least at this moment? Because there are certain reports which suggest that farmers, despite these huge buffer stocks and record production levels, are still selling their pulses at a lower than market price, in fact, in the, in the wholesale markets. How do you think this will this situation will be changed? Do you think any specific moves that should be taken by the government? Yeah, no, agriculture is confronted with several kinds of problems. True. One problem is that when we have higher production, prices crash in the market. Okay. And same is true with the pulses. Wheat and rice are well protected. Government, lot of efforts are going on by the government. So in case of rice and wheat, even if the production goes up, prices don't crash because the government is procuring it. There is an assured procurement from the side of the government and a bulk of quantity is procured by the government. But in case of pulses, government is not procuring. Government is announcing minimum support prices, but government is not procuring. Okay. So this year government was thinking, there was, there were all projections were there that because of good monsoon and lots of government efforts, production is going to be record production. And there should be a good preparedness for procuring the pulses from the farmers. But it appears that there was not enough procurement from the government side for pulses. What happened when procurement is not happening, the prices are crashing. This is one reason. Second reason is that there is a, government has fixed that how much quantity of you can hold. So if a wholesaler or a processor, if he will procure, because when commodity is coming in the market, he will procure for whole season, whole year. But he cannot stock now. True. So he is also not procuring. He is afraid that there may be some complications later stores. So what is happening in the market? There is a glut kind of situation. So prices are crashing. So I think there are government policies are already there, like warehouse receipts. But unfortunately, as I told you, that the produce by a smallholder, marginal farmer is so little that he cannot go to these warehouse receipt kind of thing. He cannot stock his own produce at his home or wherever, because the pulses are very susceptible to the insect pest. Absolutely. If he keeps in his home, there are insect pest attack, and then he can go for a damage of these commodities. So he is in a fix in this kind of situation. So what I feel that, as I told you, that if we go in a consolidated production, aggregated production, marketing, stocking, so whole value chain, we have to see pulses from a whole value chain angle. Absolutely. Not only from production, but entire value chain. Right. And Dr. Joshi, if you were saying that there is a sort of a glut kind of a situation as well, if that is the case, will the government consider lifting the ban on exports? Because after 2005-06 season, because of obvious reasons, we had not good monsoon then. And then the rising pulses prices, there was certain ban on the exports and everything. But then now the situation is entirely different today. Do you think that option will be considered? Yeah, there are two things. So I did not answer your earlier question. You said there was stock. So this year government decided that there will be 2 million tons of stock, buffer stock. And 1.1 is already made. Yeah, they have made up. So they will release this whenever prices will shoot up in the market. Yes. So they will try to release in the market so that the prices are stabilized. On export ban, right now for Kabuli chana and organic pulses, there is no ban. True. But now even if we open, for example, tuar, arar, if we open export, who is going to buy from us? Because India is a producer and India is a consumer of arar. Countries like Myanmar, we have done a treaty with Mozambique, Malawi. These are countries producing for us. So India is approximately 85% of world's pigeon peas produced in India. True. And also consumed. Yeah. So where are we going to send this? Even if you accept lentil and little bit to chickpea and black gram. These are the commodities if we open export, and their quantity is very, very less. Right. In fact, chickpea and pigeon pea, tuar and chana, we have to see that how we can increase their production.
Trade is going to benefit, but not that way as Right. we are considering for other commodities. Absolutely. Here we have to see that we have to develop a strategy which, what should be the strategy in pulses? One, we should increase production to meet our domestic requirement. Second, we have to see that how we stabilize prices, retail prices. We should ensure prices to the farmer. Same time, we have to see that how we stabilize prices in the retail market. These two things are very, very important. So for that, we have to develop this strategy. So we produce enough production, but there should be a provision between production and wholesale market or retail market. There should be some arrangement where farmer can store their Absolutely. pulses, so that in a time of when prices are increasing, this can be released in the market. Farmer can also take advantage Benefited of and then- additional or extra production of pulses, and consumers Consumer can also. also take advantage of these stabilized prices. Well, absolutely. On that note, let's slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back and then we will take all the questions which you've been sending us on our social networking handles. Stay tuned, don't go anywhere. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आज हम चर्चा करें जो पल्सेस का प्रोडक्शन है और जो कीमतों की स्थिति है उस पर आगे क्या दिशा हो सकती है। बहुत सारे लोग सवालों के ज़रिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। ट्विटर और जीमेल दोनों ही ज़रियों से सवाल जो है हमारे पास आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन जो है वो दो भागों में है। आइए देखते हैं ट्विटर पे क्या है हमारा पहला सवाल। कानिश, This question by Kanishka. India is the largest producer, consumer and importer of pulses. What can be done so that we can become the second part of this Self-sufficient. Twitter? हाँ शायद वही होगा कि वो सेल्फ सफिशिएंट जो है वो किस तरह से हो। डॉक्टर जोशी, देखिए, आत्मनिर्भर होने के लिए सिर्फ पल्सेज में नहीं, पूरे कृषि में मैं कहूँगा कि साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर अब होनी चाहिए। नंबर वन, साइंस बेस्ड एग्रीकल्चर, और इट शुड ऑल्सो बी बिजनेस ड्रिवन एग्रीकल्चर। एब्सोल्युटली। अभी क्या है, हम खेती को हमने पूरे खेती, पल्सेज इंक्लूडेड हैं उसमें, हमने खेती को एक जीवन की धारा बना रखा है। देयर इज ए स्टेट ऑफ लाइफ। वी हैव नेवर थॉट ऑफ एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस प्रोफेशन। इसको हम वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू एग्री बिजनेस प्रोफेशन। ट्रू। दालों को आप अगर देखते हैं तो इसको में बिजनेस मॉडल नहीं है। एक किसान ने लगाया, सारे किसानों ने अरहर लगा दी, प्राइस मार्केट में क्रैश कर गए। ठीक है, किसी ने आलू लगाया, सबने आलू लगा दिया, प्राइस क्रैश कर। सो वी डोंट हैव बिजनेस मॉडल। दूसरा कि साइंस नहीं है, अच्छी वैरायटी, अच्छी तकनीक, उसी को अगर हम करें तो हमारा प्रोडक्शन डबल हो सकता है। पल्सेज का जो अभी है उसी से डबल हो सकता है। अगर इतनी लो यील्ड्स हैं, आप 0.8 टन हमारी दालों का है, अरहर में तो 0.5 टन का हमारा पर हेक्टर यील्ड है। तो म्यांमार हमारा बगल में जो देश है वो हमसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है पर हेक्टर एरिया में। सो हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा, साइंस लाना पड़ेगा और हमको एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दालों में हमें ज़रूरी है, दालों में ज़रूर हमको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि दालें दुनिया में हमको मिलेंगी नहीं।
हमारे पास अगर पैसा भी अगर होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, हमारे पास कैपेसिटी होगी, हम बाजार से खरीद सकें, दुनिया के बाजार से, लेकिन दुनिया के बाजार में सप्लाई नहीं है। तो इसलिए दालों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर दालों के प्राइसेस को हमें स्टेबलाइज करना है, गरीब से गरीब तक दाल पहुंचानी है घर में उसके, तो हमको ये देखना होगा कि दालों के प्राइस अच्छे रहें, कम से कम रहें कंज्यूमर में, लेकिन किसान को उचित मूल्य मिले। देखो दोनों चीज़ें हमें ध्यान देखने की बात है। किसान को तभी प्रॉफिट होगा, अभी जो नया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने नया पैराडाइम शिफ्ट दिया है प्रोडक्शन के बदले इनकम को, तो किसान की इनकम तभी बढ़ेगी जब या तो यील्ड बढ़ेगी उसकी, या उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, या वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की ओर जाएगा। और मैं तो ज़रूर कहूँगा, जो प्रश्न आया है कि हम कैसे सेल्फ सफिशिएंट बने, तो यही है, एरिया को ज़रूर बढ़ाना है। वो बहुत सारे एरिया जैसे हैं इंडिया में जहाँ पे पल्स बहुत अच्छी हो सकती है। यील्ड को बढ़ाना है हमने, साइंस बेस्ड बनाना है, और बिजनेस मॉडल बनाना है पल्सेस के लिए। और इसमें हमें एक और चीज़ ध्यान देनी होगी, तो सीड सेक्टर जो है, सीड सेक्टर, पल्स का जो सीड सेक्टर है, देखिए हमारे रिसर्च सिस्टम में बहुत अच्छी वैरायटी हैं। हमारा पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, बहुत अच्छी वैरायटी हैं जिनका बहुत हाई पोटेंशियल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 75 से 250% तक यील्ड गैप है, 75% से 250% तक यील्ड गैप है जो किसान ले रहा है और जो डिमॉन्स्ट्रेशन में हो रहा है या पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा यील्ड गैप है। इस गैप को अगर हम भर देते हैं किसी तरह से, भरना क्या, अच्छी वैरायटी लगानी है, साइंस बेस्ड कृषि होनी है, तो आप सेल्फ निर्भर हो जाएंगे आप दुनिया। और देखिए पिछले साल जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया में पल्स की जागृति नहीं है, दुनिया में पल्स की जागृति, जिससे जो वहाँ पे अब वेस्टर्न वर्ल्ड में वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं लोग, वो दाल खाएं जिससे प्रोटीन का उनकी पूरी कंजम्पशन। मुझे लगता है कि इंडिया इसमें लीड ले सकता है। इसमें इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है, अफ्रीका में प्रोडक्शन बढ़ने जा रहा है, 50% अफ्रीका में कंजम्पशन बढ़ने वाला है, डेवलप वर्ल्ड अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर इसका कंजम्पशन बढ़ने वाला है। इंडिया जो कितने हजारों सालों से पल्स की खेती करता है, इसमें लीड ले सकता है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, न कि फूड सेल्फ सफिशिएंट रहे हम, बल्कि हम दूसरे देशों को भी सप्लाई करें पल्सेस का। Absolutely. Let's take other question. We're getting in many questions on our social networking handles. Let's quickly take those questions back to back. Now on our question on our Gmail handle, what government is doing to set up pulses mill at panchayat level? This question is by Prashant Gadekar. Dr. Joshi. या इसमें मैं ये कहूँगा, पंचायत लेवल तो मैं नहीं कह सकता गवर्नमेंट को इस तरह से करना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, देखिए एक बिजनेस इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे बिजनेस कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करे। गवर्नमेंट हर जगह मिल लगाएगी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान बनाना है जिससे बिजनेस को अट्रैक्ट करना है इसमें पल्स की ओर। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट पावरफुल एरिया है जिसको हमें टैप करना चाहिए। किसान मिल जाएं, खेती साथ में करें, वहीं एक छोटी प्रोसेसिंग मिल लगा लें, आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करें पल्सेज में, आप स्प्लिट कर दीजिए दाल को, उसके दाम वैसे ही बढ़ जाते हैं। आप नमक मिला के ब्रांड नेम कर देते हैं, उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो एक प्राइमरी प्रोसेसिंग ये हमको प्रमोट करना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और उस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इंसेंटिव देना चाहिए कि वो छोटी मिल लगाए। और इसमें बहुत महंगी मिल नहीं होती है, सस्ती मिल होती हैं जो स्प्लिट करना है दाल को, छोटी लेवल की प्रोसेसिंग करनी है। इवन कई जगह कई कमोडिटीज में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हैं ये अपनी ब्रांडिंग करने लगे हैं, रिटेलिंग करने लगे हैं। तो क्यों नहीं हमारे जो पल्स के जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने वो ब्रांडिंग करें, वो अपना रिटेल करें सीधा। शायद इसमें कुछ राज्य जो हैं वो एक तरह से इसमें मध्य प्रदेश जैसे है, मध्य प्रदेश ने बहुत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दालों में करी है। स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी इसमें स्टेट गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इसको प्रमोट करे। और उसको जो बैंक इंसेंटिव है वो भी बहुत मिलता है, मतलब आपको सस्ता कर्ज भी मिल सकता है। अगर 40-50 लोग अगर मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि आप दाल बोना शुरू करेंगे तो आपको बैंक से बहुत सस्ता जो कर्ज है वो मिलेगा। और फिर आप जैसा करें कि आप फॉरवर्ड लिंकेज करें, उसको मार्केट के साथ जोड़ें, और जो गैप्स हैं चाहे वो रिसर्च का और जो इंस्टीट्यूशन का और जो नॉलेज गैप है उसको भरा जाए। ऑर्गेनिक पर भी हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन वक्त कम है हमारे पास। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है इस कार्यक्रम में। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं जीमेल और ट्विटर पर। और अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो ट्विटर के जरिए हमारा अगला सवाल मनीष भारद्वाज जी जानना चाहते हैं कि मोजाम्बिक से हमने प्रोडक्शन के लिए डील साइन किया है, क्या इससे कोई फ़ायदा है भारत को?
देखिए ट्रेड में क्या होता है कि आप ट्रेड जो है चाहे आप इंपोर्ट करते हैं चाहे एक्सपोर्ट करते हैं, इट शुड बी रिलायबल। इंडिया क्या होता है, इंडिया का हम एक सिग्नल नहीं देते दुनिया को कि भाई हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमेशा हम कभी तुअर को इंपोर्ट करने लगते हैं, कभी हम चने को इंपोर्ट करते हैं, कभी हम लेंटिल को इंपोर्ट करते हैं, तो एक सिग्नल नहीं जाता दुनिया में कि भाई हमें ये कमोडिटी चाहिए तो दुनिया हमारे लिए प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो कंपटीशन करें एक दूसरे से। अभी मोजम्बिक से जो साइन हो गया, म्यांमार से भी प्रपोज था, अभी हुआ नहीं वो, मोजम्बिक से जो अभी साइन किया है सरकार ने, अभी तो 1 लाख टन के लिए किया है। तो हम एक ऐसा सिग्नल दे रहे हैं मोजम्बिक को या दूसरी कंट्रीज को कि भाई कम से कम इतना तो हम इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इतना इंपोर्ट करेंगे। तो इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें ग्लोबल मार्केट में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे को जब स्कैसिटी हो रही है तब हमको कुछ नहीं मिले ग्लोबल मार्केट में, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। म्यांमार से भी हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे म्यांमार से हम तुअर का इंपोर्ट करते हैं, कनाडा से हम येलो पी का इंपोर्ट करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से हम चिकपी का इंपोर्ट करते हैं बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। इन कंट्रीज में भी ये चिंता है, इन कंट्रीज में ये चिंता है कल को इंडिया इंपोर्ट बैन लगा दे या खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तो वहाँ के किसानों का क्या होगा। ठीक है, म्यांमार में 30% एरिया जो है ना पल्स में आ गया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का बहुत ज़्यादा एरिया आ गया है। तो वहाँ पे टेंशन है कि अगर हम लोग बैन कर दें तुअर का तो वहाँ के किसान कहाँ जाएगा, कहाँ बेचेगा वो तुअर को। तो ये ट्रेड में हमको एक सर्टेनिटी रखनी है, चाहे हम इंपोर्ट करते हैं चाहे हम एक्सपोर्ट करते हैं। Absolutely. Let's take a look at another question, in fact, which we're getting in our social networking handles on our Gmail question nav. I think this question is in 2 parts. Let's have a look at that question. Will government take such initiative to purchase directly from farmers and online sell to consumers to provide more benefits to farmers and customers? Ghanshyam Gupta. अभी भी लोगों की उम्मीद है कि सरकार हर जगह जाके इंटरवीन करे। देखिए मैं यही कहूँगा कि सरकार को इन बहुत सारी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। मेन इन्वायरमेंट बनाना है कि किस तरह से हमको एक प्राइस सही, किसान को सही प्राइस मिले और कंज्यूमर को सही प्राइस मिले। ये हमको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, दोनों को फ़ायदा हो, इससे विन विन सिचुएशन हो दोनों को। किसान को तभी फ़ायदा होगा जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसका यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। कंज्यूमर को तब होगा अगर प्राइस कम होगा। तो ये मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि साइंस बेस्ड कृषि होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पल्सेज, और बिजनेस बेस्ड होनी चाहिए। बिजनेस को हमें इनकरेज करना है। प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप, पल्सेज में प्रोसेसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, और जितनी प्रोसेसिंग बढ़ेगी इसमें, मैं ये कहूँगा हमारी पल्स की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो हमें और ज़्यादा तैयारी करनी है कि हम किस तरह से पल्स का प्रोडक्शन को बढ़ाएं। राइट। Thank you very much, Dr. Joshi, for coming to studio and giving your analysis and also answering the questions which were sent by many people on our social networking handles. Well, before we wind up, let's quickly have a look at the market situation as well. BSE Sensex up by 40 points at this moment, around 28,933 levels. So it is pretty much on a flat note, but then still on a positive side. And the Nifty also showing some sort of positive trends at this moment. तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और वेंकट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Thank you, sir.